वाटर वेपर थेरेपी या रिज्यूम थेरेपी भी एक बीपीएच का इलाज करने की पद्धति है, जिसको कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे यूरोलिफ्ट होता है उसी प्रकार से रिज्यूम भी किया जाता है। उसमें एक मिनिएचर सी नीडल आती है जिसमें स्टीम के शॉट्स होते हैं, वाटर वेपर शॉट्स। उसको ले जाते हैं या प्रोस्टेट के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं नीडल में और उसमें स्टीम लगा देते हैं। तो स्टीम की वजह से उसको 9 सेकंड तक उसकी डिस्चार्ज होती है स्टीम की, जिसकी वजह से वो टिश्यू डेसिकेट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, या सिंपल शब्दों में हम कहें तो वो मर के ख़त्म हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। रिज्यूम और यूरोलिफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसमें स्टेपल्स या क्लिप्स लगाए जाते हैं और रिज्यूम में स्टीम के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये रिज्यूम जो है ये बड़े प्रोस्टेट में या मीडियन लोब, जिसमें कि पेशाब की थैली के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की, उसमें रिज्यूम ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। रिज्यूम में पेशाब की नली डाल के रखनी पड़ती है, जो कि हफ्ता 10 दिन करीब करीब रखी जाती है। यूरोलिफ्ट की रिलीफ इमिडिएट, जैसे ही हम क्लिप करते हैं उसके 1 घंटे के बाद पेशेंट बढ़िया पेशाब कर लेने लगते हैं। रिज्यूम का रिलीफ धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट 3 महीने के बाद होता है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस प्रोस्टेट को लेकर बनाए हैं, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों को लेकर बनाए हैं डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी के साथ, जो कि जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन में, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन्स में वो दुनिया भर के टॉप 10 डॉक्टर्स में से एक हैं। आज एक बार फिर वो हमारे साथ हैं। इससे पहले के एपिसोड में हमने बीपीएच, प्रोस्टेट बढ़ने की जो प्रॉब्लम है उसका यूरोलिफ्ट से कैसे इलाज होता है उस पर डिटेल में बात की है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं। आज के एपिसोड में बात होगी रिज्यूम वाटर थेरेपी से, वाटर वेपर थेरेपी से कैसे बीपीएच का इलाज होता है, इस पर बात। वेलकम सर। थैंक यू। सो बिना वक्त बर्बाद के हम स्टार्ट करते हैं कि अब रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी क्या है, उससे कैसे आप बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज करते हैं। वाटर वेपर थेरेपी या रिज्यूम थेरेपी भी एक बीपीएच का इलाज करने की पद्धति है, जिसको कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जैसे यूरोलिफ्ट होता है उसी प्रकार से रिज्यूम भी किया जाता है। रिज्यूम में भी एक पतली सी दूरबीन हम लोग पेशाब की नली में डालते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी को फिर से स्टडी करते हैं, किस दिशा में बढ़ी है, कितना साइज़ उसका है, किस पेशाब की थैली के अंदर कितनी है, बाहर कितनी है, लैटरल लोब्स में कितनी है, और उसके बाद उसमें एक मिनिएचर सी नीडल आती है जिसमें स्टीम के शॉट्स होते हैं, वाटर वेपर शॉट्स होते हैं। तो उसको नीडल को प्रोस्टेट के अंदर ले जाके इंजेक्ट करते हैं। पतली सी नीडल होती है और इसको ले जाते हैं या प्रोस्टेट के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं नीडल में और उसमें स्टीम लगा देते हैं। तो स्टीम की वजह से उसको 9 सेकंड तक उसकी डिस्चार्ज होती है स्टीम की, जिसकी वजह से वो टिश्यू डेसिकेट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, या सिंपल शब्दों में हम कहें तो वो मर के ख़त्म हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। तो जितना बड़ा प्रोस्टेट होता है उसमें उतनी जगह जाके उस नीडल को इंसर्ट करके छोटे छोटे स्टीम के इंजेक्शंस देते जाते हैं, और ये भी पूरी तरह से लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार की बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही सेफ़ और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और स्पेशली उन लोगों में इसके भी कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रिज्यूम और यूरोलिफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसमें स्टेपल्स या क्लिप्स लगाए जाते हैं और रिज्यूम में स्टीम के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये है कि रिज्यूम जो है ये बड़े प्रोस्टेट में या मीडियन लोब, जिसमें कि पेशाब की थैली के अंदर भी काफ़ी ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की, उसमें रिज्यूम ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और इसके जो इफ़ेक्ट है, रिज्यूम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत स्लो आता है। इसका जो इम्प्रूवमेंट होता है मरीज़ों में, उसको पूरा इम्प्रूवमेंट होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और इसमें एक पेशाब की नली डालने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिज्यूम में पेशाब की नली डाल के रखनी पड़ती है, जो कि हफ्ता 10 दिन करीब करीब रखी जाती है। उससे कई मरीज़ों को इनकन्वीनियंस होती है। अदरवाइज रिज्यूम इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट, सेम एज यूरोलिफ्ट। ओके, कोई साइड इफेक्ट्स? रिज्यूम के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसमें भी 2-3 दिन तक पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक और थोड़ा सा पेन किलर सपोर्ट करने के लिए देते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स टॉलरेट दिस प्रोसीजर ऑल्सो, सेम जस्ट लाइक यूरोलिफ्ट, दे ऑल्सो टॉलरेट दिस प्रोसीजर वेरी वेल। राइट। सो आप ये देखकर, प्रोस्टेट के साइज को देखकर और
कुछ और चीज़ें देखकर आप डिसाइड करते हैं कि यूरोलिफ्ट करना है या रिज्यूम करना है। ओके, अब इसका कितना खर्च आता है? जो रिज्यूम का खर्चा अगेन डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है और कितने नंबर ऑफ इंजेक्शंस रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल पर इंजेक्शन जो इसकी कॉस्ट करीब 15 से 20 हज़ार रुपये आती है। सो इसमें अगर हम 8 से 10 इंजेक्शंस अगर लगा रहे हैं तो करीब करीब आप ये मान के चलें कि 1.5-2 लाख रुपए के आसपास इंजेक्शन की कॉस्ट और ओटी का खर्चा मिला के करीब 50-60 हज़ार और सो करीब करीब 2.5-3 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इसमें भी हो सकता है अगर 70-80 ग्राम का प्रोस्टेट है या 90 ग्राम का प्रोस्टेट है तो। सो कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंजेक्शंस नीडेड। राइट, आप पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि आप यूरोलिफ्ट करा सकते हैं या रिज्यूम, या आप खुद डिसाइड करते हैं? नॉर्मली पेशेंट्स जो इस सब ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं वो तो अवेयर ही होते हैं, बट मैं पेशेंट्स की बेसिकली उनकी कैसी दिनचर्या है, कैसा लाइफस्टाइल है, उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, उनका एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, उनका वर्क किस प्रकार का है, इसको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। बिकॉज यूरोलिफ्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कैथेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और इमीडिएट रिलीफ होता है। रिज्यूम का रिलीफ धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट 3 महीने के बाद होता है। सो इसलिए ज़्यादातर मरीज़ों को यूरोलिफ्ट की प्रेफरेंस रहती है और हम लोग की 80% प्रैक्टिस भी यूरोलिफ्ट की है। हमारे ज़्यादातर मरीज़ जब हम मरीज़ों को ये समझाते हैं तो वो यूरोलिफ्ट ही कराते हैं। कुछ एक मरीज़ हैं जिनमें कि हमें लगता है कि लिमिटेशन है, उनमें हम लोग रिज्यूम भी करते हैं। रिज्यूम के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओनली थिंग इज़ कि इसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन कई बार कैथेटर लगा के रखना पड़ता है और ख़ास करके उन मरीज़ों में जिनमें कि रिटेंशन है, जिनमें कि पेशाब बंद हो गया, उनमें भी इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा डिलेड आता है। सो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है रिज्यूम, बट अगेन 3 महीने के बाद दोनों के रिजल्ट्स लगभग बराबर हैं। यूरोलिफ्ट की रिलीफ इमिडिएट, जैसे ही हम क्लिप करते हैं उसके 1 घंटे के बाद पेशेंट बढ़िया पेशाब कर लेने लगते हैं। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी नहीं, के बाद? रिज्यूम में भी ऐसा कोई नहीं। अगर कैथेटर पड़ा हुआ है तो आप कैथेटर का ध्यान रखें कि वो कहीं खिंच ना जाए या कोई उससे इंजरी ना हो जाए। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो उससे प्रोस्टेट में और तकलीफ होती है। तो सिंपल नॉर्मल सी डाइट लेनी होती है और 1-2 दिन के लिए पेन किलर्स की ज़रूरत होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या सर्जरी के बाद भी प्रोस्टेट फिर से बढ़ जाता है, ऐसा होता है? जो प्रोस्टेट मैंने आपको बताया इसकी एक नेचुरल हिस्ट्री होती है, तो ये ग्रो तो करता ही रहता है। सो कई लोगों में टेंडेंसी होती है उनके ग्लैंडुलर कंपोनेंट की ज़्यादा ग्रो करने की। प्रोस्टेट की मैंने बताया था कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ग्लैंडुलर कंपोनेंट और एक स्मूथ मसल कंपोनेंट। सो ग्लैंड वाला जो कंपोनेंट है उसकी रीग्रोथ पॉसिबल है और करीब करीब 10 से 15% लोगों में, इवन TURP जैसे प्रोसीजर के बाद भी 10 से 15% लोगों में 10 साल में रीग्रोथ होती है। लेकिन वो रीग्रोथ इतनी सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रही है कि नहीं, ये बड़ा डाउट का विषय है। सो लगभग अगर हम 1000 मरीज़ों के ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से 1-2 ऐसे होते हैं जिनमें कि 5 से 10 साल के बाद दोबारा से प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा से ग्लैंड हो जाए। अदरवाइज़ अगर सर्जन ने अच्छा काम किया है तो यूजुअली रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। राइट, और अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इलाज नहीं करा रहे, उसके नुकसान हम इससे पहले भी, इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ।